जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे। हमने पिछला पेपर 2021 का सॉल्व किया। अब हम 2020 का सॉल्व करेंगे। हम इसके 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इनके फैक्ट को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बिना देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। ठीक है। अब जैसे देखो, निर्वाचन में कितने शब्द है? 4 शब्द है। 1 2 3 4, तो 4 में किया गया था। ठीक है। कैसे निर्वाचन? अपन नी बोलेंगे, नी तो नो, नी का हम ले लेंगे नो, तो 9 4 मतलब 94 में किया गया था। ठीक है, 1 फरवरी को। पंचायत राज कानून प्रावधान लागू करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। इस आयोग ने 15 अप्रैल 1994 को पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की थी। जो हमारा पंचायती राज है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया था। 29 दिसंबर को यह पेश किया गया, 30 को पारित और 25 जनवरी 1994 को लागू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो जो बाल कवि बैरागी है, उनका वास्तविक नाम नंदराम था, नंदराम दास था। तो देखो, जो बैरागी है, बैरागी कैसे हो जाते हैं? नंद मतलब अपने भगवान में ही खोए रहते हैं, नंदन के रूप में, नंद के रूप में खोए रहते हैं बैरागी। ठीक है। तो नंदराम दास उनका नाम था। हिंदी कवि और एक प्रसिद्ध लेखक थे। राजनीति और साहित्य दोनों से जुड़े हुए थे। बाल कवि बैरागी का जन्म 10 फरवरी 1931 को मंदसौर जिले के मनासा तहसील के रामपुरा गांव में हुआ था। इनका नाम नंदराम दास बैरागी था। 1980 से 84 तक मध्य प्रदेश के यह मंत्री भी रहे हैं और 84 से 89 तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है। 7 सागर, 9 नारायण और 24 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो हमारे उज्जैन में संपन्न होती है। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर के दर्शन करने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। ठीक है। उज्जैन में उत्तर वाहिनी, क्षिप्रा, 9 नारायण, 84 महादेव, सप्त सागर, अष्ट महाभैरव, सट विनायक आदि होने के कारण अधिक मास का विशेष महत्व है। न इन सबके साथ 9 नारायण, 8 महादेव व सप्त सागरों की यात्रा का खास महत्व है। उज्जैन के सप्त सागर, 7 सागर कौन कौन से उज्जैन में? रुद्र सागर, पुष्कर सागर, क्षीर सागर, गोवर्धन सागर, रत्न सागर, विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर तथा 9 नारायण भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विभिन्न स्वरूप है। ये 9 स्वरूप कौन कौन से हमारे? लीला पुरुषोत्तम नारायण, सत्य नारायण, अनंत नारायण, चतुर्भुज नारायण, अजितनाथ नारायण, शेष नारायण, पद्म नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण और उज्जैन में ही विराजित है सारे। ठीक है। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं। ये देख लीजिए आप, 2020 का पेपर है। हम सिर्फ ट्रिक बना के फैक्ट को याद कर रहे हैं, ज़्यादा अंडरस्टूड बनाने वाला काम नहीं है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपनाया था? तो जो धनपाल थे, उन्होंने बाद में क्या जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है। अब देखो, जैन जैन किसने अपनाया था? धर्म। तो जैन लोग होते हैं वो धन बहुत कमाते हैं। जैन लोग कैसे? धन अधिक कमाते हैं। ठीक है। तो जैन लोग धन कमाते हैं, धन से हो जाएगा धनपाल और जैन से हो जाएगा जैन धर्म। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। ये बहुत अच्छे कवि भी थे, एक दार्शनिक भी थे, ज्योतिष भी थे। इनकी सभा सदा बड़े बड़े पंडितों से सुशोभित रहती थी। इनके दरबार में एक कवि धनपाल थे। स्वयं भू तथा पुष्यदंत की भांति अपभ्रंश कवियों के धनपाल का नाम आदर के साथ लिया जाता था।
धनपाल ढक्कड़ वंशी दिगंबर जैन थे। इनकी भाषा बोलचाल की अपभ्रंश अधिक निकट मानी जाती है। रचना भविष्य में भविष्य कथा बाविसंधियों का काव्य है। नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्य दत्त की लौकिक कथा है। ठीक है, राजा भोज परमार वंश से संबंधित है, या रखना धार। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो कांकड़ाम। जो हमारी सांची है उनका पुराना नाम था। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध जो हमारा पर्यटन स्थल है सांची अशोक द्वारा बनवाया गया था। काकनावा, काकड़ाम, काकनाड बोटा या बोटा श्री पर्वत के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है यह, एवं एक धार्मिक स्थान भी है। सांची अपने स्तूपों के लिए एक चट्टान से बने अशोक स्तंभ, मंदिर, मठ 3री शताब्दी में एवी के बीच शिलालेख में संपदा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आप मुझे कमेंट में बताइए सांची की खोज किसने की थी? तो सांची की खोज हमारे कैप्टन फोर्सिथ ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो इसमें दो आंसर होते हैं, टंट्या और टुंड्रा दोनों माना जाएगा। ठीक है, तो नोट उपलब्ध जानकारी के अनुसार टंट्या भील का नाम तांत्या था, अंग्रेजी ने टंट्या, लेकिन आयोग ने इन्हें इसका नाम टुंड्रा या टंट्या माना, दोनों माना है। आजादी के जननायक थे हीरो टंट्या भील। जो टंट्या है भील मामा के नाम से भी जाना जाता था, या इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता था। इनका जन्म सीपी प्रांत के पूर्व निमाड़ खंडवा जिले में हुआ। खंडवा जिले की कौन सी? पंडाना तहसील के बड़ादा गांव में कब हुआ था? 1842 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने निमाड़ क्षेत्र से ही विद्रोह किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें बुद्धघोष की समंत पाशादिका से मिलता है। बाकी जो बिंदुसार के समय अशोक ही जो बिंदुसार पर के समय इससे पहले जो कुणिक जब अवंती पे आक्रमण हुआ था तो बिंदुसार ने कुणिक को भेजा था, लेकिन कुणिक नहीं कर पाया। उसके बाद में फिर अशोक को भेजा गया तो अशोक ने जीता था उज्जैनी को। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अपने पिता के शासनकाल में वह तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल रहा है। अवंती का महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। इसका उल्लेख हमें बुद्धघोष की रचना सामंत प्रसादिका से मिलता है। ठीक है, ठीक है, हम इसे याद कर लेंगे। अशोक किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऐसा हम याद करने के लिए याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। तो बुद्धघोष से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो जो हमारे भगवत दयाल शर्मा है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसे भगवान कौन है? हमारे हरि है। तो भगवान कौन है? हरि है, वो सभी पे दया करते हैं। तो भगवत दयाल शर्मा का संबंध किससे? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 28 जनवरी 1918 को हरियाणा के रोहतक जिले में बोरा में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम मुरारी लाल हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने योगदान दिया था। बी.डी. शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के बीच भगवत दयाल शर्मा पंडित जी के नाम से विख्यात है। अब देखो जो शर्मा है, शर्मा पंडित ही हरि की पूजा करते हैं। तो तीनों से हम याद कर सकते हैं, भगवान हरि है, दया भी कौन करते हैं? हरि भगवान करते हैं, पंडित पूजा करते हैं। इसके बाद 900 जो पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध है बी.डी. शर्मा जो हमारे थे 23 सितंबर 1977 को उड़ीसा के राज्यपाल बने थे। बी.डी. शर्मा अर्थात भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, इसके बाद 1980 से 84 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे हैं? दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, श्यामाचरण शुक्ल, वीर कुमार सकलेचा। ठीक है, तो हमें पता है दिग्विजय सिंह, पहले तो इसके कोड देख लेते कौन कौन से, 1 और 2, 2 3, 1 4 या फिर 2 और 4।
तो हमारे दिग्विजय सिंह भी रहे हैं, श्यामाचरण शुक्ल भी रहे हैं। ठीक है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष में दिग्विजय नहीं रहे हैं और मोतीलाल वोरा भी नहीं रहे हैं, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी वीरेंद्र कुमार सकलेचा और श्यामाचरण शुक्ल दोनों रहे हैं, तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है। श्यामाचरण शुक्ल 1969, 72, 75 से 77 मतलब 3 बार रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा 78 से 80 तक रहे। मोतीलाल वोरा 85 से 88 हुआ, 89 में तक। दिग्विजय सिंह 93 से 98 हुआ, 98 से 93 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी ट्रिक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में की कार्यवाही का सही क्रम चुने। ठीक है। तो सबसे पहले निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय, शपथ का प्रतिज्ञान। ठीक है। तो इसमें सबसे क्या कौन कौन से कोड दिए हुए हैं? 1 2 3 4, 3 2 1 4, 3 2 4 1, 2 3 1 4 या 1 4 3 2। तो सबसे पहले क्या होता है? शपथ होती है। ठीक है। तो 1 का क्या होगा? 3 होगा, इसमें 3 इसमें जाएगा। शपथ के बाद में राज्यपाल अभिभाषण देंगे। अभिभाषण में क्या करेंगे? मंत्रियों का परिचय देंगे और मंत्रियों के परिचय में निधन संबंधी उल्लेख बताएंगे। हम इसे याद कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। फिर प्रतिज्ञान कौन लेगा? राज्यपाल अभिभाषण से दिलवाएगा। अभिभाषण में क्या? मंत्रियों का परिचय देंगे। मंत्रियों का कौन से मंत्रियों का परिचय देंगे? जो जिनका निधन हो गया। हम ऐसा याद कर लेंगे। तो इनके मध्य प्रदेश 10 चरणों का क्रम होता है। यदि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे तो सभा के समक्ष कार्य वर्गों में अपेक्ष पूर्ववर्तीता निम्नलिखित क्रम में होगी। देखो, पहले में शपथ लेंगे। शपथ में क्या? राज्यपाल अपना भाषण देगा। भाषण में क्या देगा? मंत्रियों का परिचय देगा। मंत्रियों में कौन से? निधन संबंधी उल्लेख देंगे। लेकिन निधन संबंधी उल्लेख तो कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेगा, तो प्रश्न काल मतलब 5 में। निधन के बाद में कोई प्रश्न पूछ लेगा। प्रश्न ऐसा पूछ लेगा कि जो सभा है उसको स्थगित करने का प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। ठीक है। और अगर प्रस्ताव पेश हो रहा था तो विशेषाधिकार भंग करने संबंधी प्रश्न भी पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जो संसद को भंग करने का अधिकार भी पूछ सकते हैं। ऐसा याद कर सकते हैं। 7 हमें याद हो गए। उसके बाद में 8वां हमारा नियम 267 के अधीन ऐसे मामले उठाना जो औचित्य प्रश्न नहीं है। देखो, प्रश्न कैसे पूछ लिया? ऐसे प्रश्न पूछ लिया जो औचित्य प्रश्न ही नहीं है, और नहीं है तो फिर उसे सभा पटल पर रखा जाएगा। फिर सभा पटल पर रखने के बाद विचार विमर्श करने के बाद राज्यपाल संदेश सुना देगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? ठीक है, नहीं पूछा है तो कौन नहीं रहे? देखो, ए.के. पटनायक, रविंद्रन, ए.के. माथुर और न्यायमूर्ति एस.के. झा। तो क्या पूछा है? उच्च न्यायालय के पूछा है। तो उच्च न्यायालय में हमारे जो है एस.के. झा नहीं रहे हैं, बाकी सभी रहे हैं। पटनायक भी रहे हैं। पटनायक रविंद्रन 19 पे, माथुर 15 पे, पटनायक 20 पे, 20वें नंबर के थे। ऐसा हम याद कर लेंगे। न्यायाधीशों की भी ट्रिक बनाई हुई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्रदेश जो प्रश्न में दिए गए मुख्य न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति एस.के. झा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं, जबकि शेष तीनों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है। क्या पूछा गया है? नगर पालिकाओं के अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों का आरक्षण। ठीक है। स्थानों का आरक्षण किस में दिया गया है? तो 243N मतलब नाम है, 243 नाम में दिया गया है।
74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 का में शामिल है। 243 नए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसमें प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थान आरक्षित रहेंगे। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने की कुल संख्या के यथावत शक्य नहीं वही होगा जो उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा नगर पालिका क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन वन है। ठीक है, तो जो सागौन वन है लगभग हमारे 1936 भाग पर है। तो देखो जो सागौन है, सागौन गोन हमें जाना है, कहाँ जाना है, 19 किलोमीटर जाना है, दौड़ने जाना है। ठीक है, ये सगाई में जाना है, हमें कितने दूर जाना है, 19 किलोमीटर हमें सगाई में जाना है। तो सागौन 1936 पर है। और सागौन के अलावा सागौन साल 415 पर है। खुला क्षेत्र हमारा 58 है। अन्य देखो सागौन हमारे 1936 4% पर साल है और मिश्रित वन हमारे 58 पर है। और बाकी जो बचा वो हमारा खुला या रिक्त क्षेत्र है। ठीक है, 58, 60, 80, 81, 19% भाग पे हमारे लगभग खुले वन है। 1936% भाग पर सागौन के वनों का अधिकार है। सागौन वृक्ष, सागौन तथा उसके बाद दूसरे बात साल का हमने देख लिया कितने 4% भाग पर है। सागौन वन एक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। मध्य प्रदेश के दक्षिण भागों में होशंगाबाद जहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्षा कहाँ अधिक होती है, दक्षिण भागों में, जैसे बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, छतरपुर, इनमें। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी हमारे सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। नहीं, बेतवा नदी हमारी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, कुमरागांव, रायसेन। ठीक है, ताप्ती नदी हमारी निकलती है सतपुड़ा पहाड़ियों से और नर्मदा भी निकलती है। ताप्ती नदी मुल्ताई, बैतूल और नर्मदा नदी अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है। अरावली पहाड़ी हमारे राजस्थान में स्थित है। पश्चिम घाट हमारी ताप्ती नदी से चालू होकर तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, बेतवा का पुराना नाम बेत्रवती है। मध्य प्रदेश रायसेन जिले के कुमरागांव से उद्गमित होती है। अवशासन हमीरपुर में। बेतवा को हमने याद करा था, बेतवा क्या है, बेवफा है। बेवफा कैसे होते हैं, हरामी होते हैं। हरामी से हमने याद करा था हमीरपुर उत्तर प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। कितनी लंबाई है इसकी, 480 लंबाई है। अगर हम मध्य प्रदेश की नदियों की बात करें तो नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती और बेतवा, ये 5 बड़ी नदियां, लंबी नदियां मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। ठीक है, तो वार्षिक तापांतर कहाँ अधिक होगा, हमारे उत्तरी भाग में अधिक होगा, क्योंकि वहाँ ये जो हमारा उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का, देखिए ये भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला, ये जो उत्तरी भाग है इसमें जो तापांतर अधिक होगा, क्योंकि बारिश यहाँ पर ज्यादा होगी। यहाँ पर वर्षा की मात्रा मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी, तो उत्तरी क्षेत्र में होगा। और अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर विषम जलवायु भी पाई जाती है। हमने देखा था विषम जलवायु मतलब अधिक गर्म और अधिक ठंड। तो उत्तरी भाग में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी, मानसूनी जलवायु है। कर्क रेखा प्रदेश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। 28 मार्च के बाद सूर्य क्या उत्तरायण होने लगता है, अतः प्रदेश गर्म होने लगता है। सूर्य की किरणें लंबवत होती है तथा 21 जून को कर्क रेखा के निकट सूर्य लंबवत हो जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। तेज धूप राज्य का तापमान बढ़ता है और जिससे उत्तर पश्चिम भाग में निम्न वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान 25 से 35 के मध्य रहता है। तापमान को प्रभावित करने सूर्य की स्थिति, समुद्र तल की ऊंचाई, दूरी इत्यादि सम्मिलित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर कौन से माह में होता है, मार्च माह में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है
उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। अभी हमने देखा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, शीत, ग्रीष्म, वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? घाट अर्थात बालाघाट का है। तो देखो सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का है। ठीक है, बालाघाट, अलीराजपुर। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे हम? लिंग मतलब सेक्स रेशो। सेक्स रेशो में हम किस किस का निकालते हैं? लड़के और लड़की का निकालते हैं। तो लड़की को हम ऊपर रख लेंगे, लड़के को हम नीचे रख लेंगे। तो लड़की में बाला को हम क्या बोलते हैं? लड़की। अली लड़के का नाम है, तो बालाघाट, अलीराजपुर। और अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो उसमें अली पहले जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिलों में जो लिंगानुपात 1021 रहा है, प्रदेश में सर्वाधिक है। जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 931 है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है, भारत का 943 है। 4 ऐसे जिले जो लिंगानुपात में अधिक है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। तो हम इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, BAM, बाम। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र विकास 16-17 के लिए कितना था? तो 16-17 में यह हमारा 34-14 था। देखो 17 का हम डबल कर देंगे तो 34 हो जाएगा। 17, 34, 14 था। 20-21 के अनुसार यह 16-17 में कितना 31-58 आकी गई थी, जबकि वर्ष 19-20 में यह 23-36। नोटिस प्रश्न में विकल्पों का तत्वों का मेल नहीं खाता, यह भी गलत मान सकता है, लेकिन जो पास का मान है 34 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो हीरा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, पन्ना जिले में पाया जाता है। पन्ना, सतना, छतरपुर, मुख्यतः पन्ना में ही पाया जाता है। विंध्यनशैल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश खनिजों में हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में उत्पादित होगा। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में एकाधिकार है। ठीक है, हनोता और मझगवा खाने जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अब छतरपुर का जो बक्सवा जंगल है उसमें भी हीरे की खनन किया जा रहा है। सतना में भी कुछ साइट देखने को हमें मिलती है। जनजाति संग्रहालय किस क्षेत्र में है? तो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय हमारा भोपाल में है। छिंदवाड़ा में आदिवर्त संग्रहालय है। आदिवर्त संग्रहालय भी खजुराहो में स्थित है। ठीक है, जो जनजाति संग्रहालय पहले छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया था, बाद में भोपाल में बना दिया गया। ठीक है, जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में श्यामला हिल्स पर स्थित है। जो संग्रहालय प्रदेश के आदिवासी जनजीवन और उनकी संस्कृति से बनाया गया। इस संस्थान की स्थापना 1954 में कहा छिंदवाड़ा में की गई थी, लेकिन 1965 में भोपाल में स्थानांतरित कर दिया। आकांक्षा योजना क्या है? आकांक्षा योजना 2018 में आई थी, जनजातियों से संबंधित है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में हेतु कोचिंग उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। तो आकांक्षा योजना मतलब जो अनुसूचित जनजाति की छात्र हैं उनको जो प्रतिस्पर्धात्मक अर्थात कंपटीशन एग्जाम में कोचिंग उपलब्ध करवाना। ठीक है, बहुल और पिछले डिंडोरी में प्रोजेक्ट आकांक्षा, कहाँ पर? डिंडोरी में। ठीक है, अब जो बच्चे पढ़ते नहीं उसे हम किससे, छात्र पढ़ते नहीं उसे हम किससे, डंडे से मारते हैं। तो छात्रों के लिए कोचिंग में छात्रों को किससे, डंडे से मारा जाता है। तो डिंडोरी से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट आकांक्षा की कल्पना की गई। कैसे? वास्तव में देश में शीर्ष इंजीनियर संस्थानों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए जिले में आदिवासी। ठीक है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने देखा था हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी हमने देख लिया था इसकी डिटेल भी। चंबल नहर सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? चंबल नहर जो सिंचाई परियोजना, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो
यमुना बेसिन में स्थित होगी। चंबल की सहायक नदियों में काली सिंध, क्षिप्रा, उसके बाद में शिवना मंदसौर वाली नदी, और उसके बाद में आष्टा। आष्टा में कौन सी नदी है? पार्वती नदी। ये सभी आदि चंबल की सहायक नदी है, और चंबल किसकी? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। चंबल पर 3 बांध बने हुए हैं, गांधी, राणा, जवान। हम इसे याद कर सकते हैं, गांधी, राणा, जवान। जवान से हम याद करेंगे जवाहरलाल नेहरू, राणा सागर, गांधी सागर। 3 जलप्रपात बने हुए हैं या बांध बने हुए हैं। जवान कितने साल के? 99 साल का। तो 99 साल मतलब 99 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब कमेंट में मुझे बताइए, गांधी सागर और राणा सागर की क्षमता कितनी है? गांधी सागर मंदसौर में स्थित है, और राणा सागर जो हमारे हैं राजस्थान में स्थित है। ठीक है। ये चंबल नदी पर 3 बांध, गांधी सागर मंदसौर में, प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, और जवाहर सागर कोटा बैराज राजस्थान में स्थित है। 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है, 386 मेगावाट। ठीक है। गांधी जी 115 साल के, और राणा 172। ठीक है। इंदौर जिले में जानापा मऊ से इसका उद्गम होता है। यह सबसे ज्यादा खड्ड का निर्माण करती है, मतलब अपरदित करती है मुरैना जिले में। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है, अभी हमने देखा। तो जवान कितने? 99 का मैंने बताया था। नहीं, जवाहरलाल 115, जवाहर 115, गांधी 99 है, और जो राणा सागर है वो 172 है। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। तो जो हमारी गेहूं है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। गेहूं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। मध्य प्रदेश में गेहूं रबी की फसलों पर सबसे अधिक उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश में गेहूं असमान है। मालवा में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से ज्यादा होता है। हरित क्रांति में इसका लाभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो जो हमारा विश्वामित्र पुरस्कार है मध्य प्रदेश में, विश्वामित्र पुरस्कार सबसे उच्चतम है। विक्रम और एकलव्य पुरस्कार छात्रों को दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार शिक्षक को दिया जाता है, जो कि जिसकी एज 40 से ऊपर हो। इसका जो कब से दिया जा रहा है? 1994 से दिया जा रहा है। देखो, विश्वामित्र मित्र हमेशा 3-4 हमारे जो मित्र रहते हैं, 4 से ही हम 40 याद कर लेंगे। और ऐसे प्रशिक्षक को दिया जाता है जिनके जो स्टूडेंट रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रति में देश का नेतृत्व किया हो 2-2 बार। एकलव्य, विक्रम, प्रभाष जोशी पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार 1994 में हुआ था। सर्वोच्च सम्मान है। यह ऐसे प्रशिक्षक को दिया जाता है जो कुछ कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में, कितने? 5 वर्षों में, ठीक है, 2 बार अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत, 6 कांस्य जीते हैं। ऐसा हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ है? ठीक है, तो जो तीरंदाजी एकेडमी कहाँ होगी? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या झाबुआ। तो तीर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? बल चाहिए। ठीक है, तीर हम कब चलाएंगे? जब हमारे अंदर बल होगा। ठीक है, तीर हम कब चलाएंगे? जब हमारे अंदर पूरा बल होगा। तो जबलपुर, जब बल होगा पूरा। ठीक है, तो जैसे जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर में स्थित है तीरंदाजी। कब? 2013 में। तसे तीरंदाजी तसे 13 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो दोस्त मोहम्मद खां, नवाब हमीदुल्लाह, नर मोहम्मद या आशीन। तो दोस्तों जो मोहम्मद खां थे वो भोपाल राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, मूल रूप से अगर हम देखा जाए तो भोपाल नगर की स्थापना भोपाल के नाम से मालवा के प्रसिद्ध शासक राजा भोज ने की थी, लेकिन 8वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। लेकिन वर्तमान में भोपाल जो संस्थापक है उसका भोपाल का संस्थापक कौन? दोस्त मोहम्मद खान है।
1722 में भोपाल को अपनी राजधानी बनाया। इनके वंशजों को लगभग 200 वर्षों तक भोपाल पर शासन किया। राजा वीर सिंह देव का राजधानी क्या थी? ठीक है, जो राजा वीर सिंह देव है उनकी राजधानी क्या थी? बांधवगढ़, गहोरा, गढ़ामंडला या नरोगढ़ी। तो इनकी जो राजधानी थी गहोरा या गहोरा थी। वीर सिंह बुंदेला बुंदेलखंड के सबसे प्रतापी राजा थे। मधुकर शाह बुंदेला के पुत्र थे। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने तालाबों का निर्माण, किलों का निर्माण, किलों में झांसी का किला, दतिया का किला, विरसी महल, लक्ष्मी तालाब। 1562 में चित्रकूट क्षेत्र में इलाहाबाद का भी बघेल राजा रामचंद्र थे, इनके जो समकालीन थे। 1562 में राजधानी को गौहरा से कहा बांधवगढ़ ले आए थे। यह बांधवगढ़ किले का शासन इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, वीर सिंह देव बुंदेला जो कि जहांगीर के मित्र थे, इन्होंने ही अबुल फजल की हत्या की थी जहांगीर के कहने पर। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने, जब हम अलाउद्दीन खिलजी की मांडू विजय पर कहा था। ठीक है, किसने? जैसे कोई भी कुंजी मिल जाएगी दक्षिण विजय होगी तो हम क्या खुश रहेंगे। तो खुशी होगी जब हमें किसी भी कुंजी अर्थात चाबी बोलते हैं हमें, तो कुंजी होने पर हम खुश रहेंगे। तो अमीर खुसरो 10 राजाओं के दरबार में रहा था। ठीक है, यह हम याद कर लेंगे। अमीर खुसरो एक मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी का खुलकर प्रयोग किया। पहले व्यक्ति जिन्होंने हिंदी फारसी का लिखा। भीमबेटिका की खोज किसने की थी? तो भीमबेटिका की खोज हमारे विष्णु वाकरनर ने की थी 1956, 57, 58 में। ठीक है, भीम देखो, जैसा भीम किसका रूप है? विष्णु जी का रूप है, हमेशा याद कर लेंगे। ठीक है, जब भीम में विष्णु जितनी शक्ति थी ऐसा हम याद कर लेंगे। 57, 58 में की थी इसे, जैसे KSB। तो भीमबेटिका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया, एस्को 1989 में, 1986 में खजुराहो, सांची और भीमबेटिका का शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी? भील जनजाति है। और भारत में अगर हम देखें तो भारत में गोंड जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि गोंड मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का अगर हम कम याद करें तो भिगो, के, केसर, भर, ऐसे हम याद कर लेंगे। केसर भी भर, भिगो के, केसर भी भर। तो भी से भील, ग से गोंड, के से कोल, के से कोरकू, स से सहरिया, ब से बेगा और भा से भारिया। ये 7 बड़ी जनजातियां हैं। 39% भाग पर है भील जनजाति। इनकी जनसंख्या 59-93 लाख है। ठीक है, झाबुआ राजपुर में पाई जाती है। धार, बड़वानी व खरगोन जिले का स्थान आता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो भारत का जो सागौन है, सागौन कहाँ सबसे ज्यादा होंगे? मध्य प्रदेश में। ये 2020 का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से उस समय मध्य प्रदेश था। और क्षेत्रफल में आज भी मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है, दोनों है। ठीक है, मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, सर्वाधिक सागौन वन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दूसरे साल के सागौन के इतने 1936, 4-15 साल के हम देख चुके थे। जो सागौन के वन जहाँ अधिक वर्षा होती है, जैसे हमने देखा था बैतूल, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में। पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिथौरा चित्रकार है, तो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। पिटौल गांव में भूरीबाई का जन्म हुआ था। यह किससे संबंधित है? झाबुआ जिले से संबंधित है। ठीक है, हमारी बुआ कौन है? भूरीबाई है, हमेशा याद कर लेंगे ट्रिक बनाकर। 2021 में इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से, पहला सम्मान जो होता है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, चौथा बड़ा सम्मान होता है। इन्होंने जो भोपाल के आदिवासी लोक कला में अभी भी कार्यशील है, दीवारों से लेकर कैनवास का प्रयोग किया था। कैनवास और कागज पर लोक कलाओं को हस्तांतरित किया था। कैलाश सत्यार्थी का जन्म
मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कैलाश सत्यार्थी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल विदिशा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? विदिशा जिले में हुआ था। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन में स्थापना की थी। विश्व भर में 140 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। 2024 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो जो रीवा जिले में 750 पावर प्लांट स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब करंट अफेयर के क्वेश्चन है कुछ, इन्हें हम जल्दी जल्दी देख लेंगे क्योंकि यह 2020 का पेपर है, 21 के संबंध में है, ज़्यादा पुराने, फिर भी हम जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ ट्रिक बना लेंगे। फरवरी 2023 में किस पड़ोसी देश ने, फरवरी कब? 2021 में सेना द्वारा तख्ता पलट किया था? तो म्यांमार ने किया था। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो जो हमारा कौन सा शताब्दी समारोह हो जाएगा? चोरा चोरी कांड, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, उसका शताब्दी वर्ष में समारोह की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो जो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और एच सेन थे, उन्होंने भ्रूणावस्था में माना था। ठीक है, इसके हम डिटेल देखते हैं। दो भारतीय आधुनिक इतिहासकार कौन? आर.सी. मजूमदार, मजे आ रहे थे भ्रूण कहने में, उन्हें हमेशा याद कर लेंगे। कब? और सेन, ये दोनों बात कर रहे थे। कौन कौन? सेन और मजूमदार। किसके बारे में बात कर रहे थे? भ्रूणावस्था के बारे में बात कर रहे थे, हमेशा याद कर लेंगे। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। तो हम आर.सी. मजूमदार और सेन ने इस बात की सहमत है 1857 का विद्रोह सचेत का परिणाम नहीं था, न कि इसके पीछे कोई कुशल और सिद्धहस्त व्यक्ति था। डॉक्टर सेन का मत है कि 19वीं शताब्दी में भारत केवल भौगोलिक कथन ही नहीं, जबकि मजूमदार का 1857 की क्रांति राष्ट्रीय न थी, केवल राष्ट्रीयता की भावना ही तब तक उत्पन्न नहीं हुई। उसके अनुसार राष्ट्रीयता का तत्व भ्रूणावस्था में था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था? तो जो टाइम्स ऑफ संवाददाता है, टाइम्स के संवाददाता कौन रहे हमारे? तो ये सर विलियम हावर्ड रसेल, एक आयरिश रिपोर्टर थे, जो कि आधुनिक युद्ध संवेदनाओं को माना जाता है। तो इसका आंसर हमारा अ हो जाएगा, अर्थात W.H. रसेल। ठीक है, विलियम हावर्ड रसेल। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो ये हमारे चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। वर्ष 1830 में सर मेटकॉफ ने लिखा भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, छोटे समुदाय स्वयं आपसे आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? तो यह 1971 में की गई थी। पर्स में कितने रुपए थे हमारे? 71 रुपए थे, इसे हम याद कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी अरोड़ थी। चचनामा सिंध के इतिहास संबंधी एक पुस्तक है। इसका संबंध अली अहमद से,
इसे चच राजवंश का इतिहास अरबों द्वारा सिंधु विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है। मासिर आलमगीरी किसकी रचना है? तो मासिम आलमगीरी साकी मुस्तैद खां की रचना है। आलम साकी, तो जो गाना है साकी 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 गाना सुनने में हमको आलम मिलता है। ठीक है। कब की गई थी? आलमगीर के काल में 1658 से 1707 में की गई थी। यह साहित्य रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो जूता जूता को हम पनही या उपनाह कहते थे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आदि कौन है? देवेंद्र है। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर आदि है, ऐसा हम याद कर लेंगे। ब्रह्म समाज की योजना 1865 में की थी। 1865 में विखंडन हो चुका था ब्रह्म समाज का। देवेंद्रनाथ वाले समूह में अपने समूह को आदि ब्रह्म समाज कहा है। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज कहा है। भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया था आचार्य केशव चंद्र सेन ने। आचार्य केशव सेन ने गुट को भारतीय वर्षीय ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। ठीक है, आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के कुछ करंट्स के तथा हिस्ट्री या इतिहास के क्वेश्चन देख लिए। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन देखेंगे तथा उन्हें भी इन्हीं की तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।